नमस्कार, मैं राहुल कपिल आपका स्वागत करता हूं आज के नए सेशन में। आज की जो क्लास है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं ग्रीनविच मानक रेखा के बारे में। इससे पहले हम एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लास में। वो थी अक्षांश एवं देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझने के लिए हमको सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर को समझना होगा, मगर अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको पहले से ही थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे का बता देता हूं। तो ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारी क्या है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5 अंश पे क्या है? झुकी हुई है। 23.5 अंश पे झुकी हुई है, इस तरीके से, है ना। तो जो इक्वेटर है, यानी कि जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, वो दो भाग में इसको बांटती है। उत्तरी गोलार्ध, इसमें उत्तरी गोलार्ध में बांटती है और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मगर मैं थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपको ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। बाकी का जो वृत्त बनता है वो कितना है? 66.5 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 66.5 डिग्री का बनता है। तो अक्षांश जो रेखा है वो क्या है? एक एंगल पर डिसाइड हुई है। किस पर डिसाइड हुई है? एंगल पर डिसाइड है। मान के चलिए ये कितना एंगल है? 30 अंश का है। ये कितना एंगल है? ये भी 30 अंश का है। तो ये जो मिलकर एक वृत्त बनाएंगे वो क्या होगा? एक अक्षांश वृत्त होगा। कौन सा वृत्त होगा? अक्षांश वृत्त होगा। और वो वृत्त कौन सा होगा? 30 डिग्री पर होगा। कितना होगा? 30 डिग्री पर होगा। तो इससे ऊपर तक जब हम पढ़ते हैं तो वो कितने हो जाते हैं? 90 डिग्री तक, 90 एक अंश के अंतर पर, एक अंश के अंतर पर कितने हो जाते हैं? 90 वृत्त हो जाते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और इतने ही कितने हो जाते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाते हैं। ठीक है। और एक हमारा कितना हो गया? एक हमारा क्या हो? इक्वेटर हो गया। एक हमारा कितना हो गया? इक्वेटर हो गया। तो जब इनको ऐड करते हैं तो इनकी संख्या बनती है 181। मगर कुछ कुछ जगह पर इसको 179 भी लिखा गया है। 179 भी वृत्त है। क्यों? उसका कारण ये है कि जो 90 अंश वाले जो वृत्त हैं वो क्या है कि अपने अक्ष पर क्या एक पॉइंट का निर्धारण करते हैं, और इधर भी क्या है? एक पॉइंट का निर्धारण करते हैं। तो कुछ जगह पे क्या हुआ? तो 181, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। तो किसी किसी जगह पर इसको 179 भी लिखा गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अक्षांश रेखाएं बटी हुई है। इस तरीके से हमारी क्या है? अक्षांश रेखाएं बटी हुई है। तो ये एक अंश पर, 2 अंश पर, इस तरीके से 90 डिग्री तक बना हुआ है। कितना बना हुआ है? 90 डिग्री का। और ऐसे ही ऊपर भी बना हुआ उत्तरी गोलार्ध में। तो जब हम इस तरीके से ऊपर बढ़ते हैं उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव, और ये यहाँ नीचे बढ़ते हैं 90 अंश पर दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव पर। तो 0 डिग्री अक्षांश पर जो वृत्त है वो कौन सा? विषुवत है। कौन सा है? विषुवत। और जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। और इस पर जो 23.5 डिग्री पर अक्षांश पर है, 23.5 पर है, वो है हमारी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और इधर भी एक 23.5 पर है, वो कौन सी है? हमारी मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री पर है। तो इस तरीके से अभी 23.5 पर ही क्यों है? उसका कारण ये है कि हमारी जो पृथ्वी है क्या है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। क्यों है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है। तो जब सूर्य का उदय होता है, क्या होता है? सूर्य का जब उदय होता है, ये है सन, हमारा क्या है? सूर्य। ठीक है। तो सर्वथा जब इस पर अगर
उत्तरी गोलार्ध में बुलाया है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में बुलाया। तो लंबवत जो सूर्य की किरणें होती है वो कहाँ पर पड़ती है सबसे ज्यादा? वो कर्क रेखा पर पड़ती है। दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। ठीक है। अगर मकर रेखा पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मकर रेखा पर ये किरणें पड़ती है लंबवत। तो जब ये लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पर सर्वथा क्या प्रकाश होता है, और ये कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। मगर विषुवत रेखा जो है, जो हमारी इक्वेटर है, कौन सी इक्वेटर है, इस पर क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर पर 12 घंटे से अधिक का क्या होता है? ताप होता है। ठीक है, 12 घंटे से अधिक का क्या होता है? ताप होता है। और इस ताप के कारण ही क्या होगा? यहाँ पे क्या है? सर्वथा क्या होगा? गर्मी होगी। गर्मी होने के कारण क्या होगा? आर्द्रता ज्यादा होगी। क्या होगी? आर्द्रता ज्यादा होगी, यानी उमस होगी, बहुत ज्यादा उमस होगी। और जब उमस होने के कारण क्या होगी? यहाँ पे क्या होगा? वनस्पति भी ज्यादा होंगी, वनस्पति भी ज्यादा होंगी। और वनस्पति के कारण क्या है? कीड़े मकोड़े भी ज्यादा होंगे, यानी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वर्षा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब विषुवत रेखा जहाँ से निकलती है वहां क्या है? समुद्री इलाका क्या है? ज्यादा है, यानी जल ज्यादा है। जहाँ जल ज्यादा होगा वहां क्या होगा? वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऊपर वाष्पन जो है ऊपर उठेगी। जब वाष्पन ऊपर उठेगी तो क्या होगा भाई? वाष्पन ऊपर उठने पर क्या होगा? संघनन होगा। और संघनन ऊपर होने पर वहां क्या होगी? वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। तो इसके कारण विषुवत रेखा पर 2 से 4 PM के बीच में बहुत तेज वर्षा होती है, और उसके बाद क्या हो जाता है? मौसम साफ हो जाता है। मौसम साफ हो जाता है। इसी कारण यहाँ जनसंख्या क्या है? जनसंख्या यहाँ पर कम पाई जाती है। जनसंख्या क्या है? कम पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से अक्षांशों को बांटा गया है। एक और लिख देते हैं। अगर 2 अक्षांश है, ये अक्षांश, पहले तो अक्षांश कैसे होते हैं? समानांतर होते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है कटिबंध। क्या बोला जाता है? कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कटिबंध। अब इसी पर आ जाते हैं वापस से। तो जब हम कटिबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? उष्ण कटिबंध आता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंध आता है। क्योंकि जो व्रत जो है वो कौन सा है? विषुव है। कौन सा है? विषुव। तो क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो ये जो क्षेत्र है अपना, कौन सा वाला? ये वाला, एक मगर रेखा वाला और ये कर्क रेखा वाला। तो ये सर्वथा क्या है? यहाँ पर सूरज बहुत ज्यादा गर्मी देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सूर्य हमेशा सामने रहता है। अब जब सूर्य सामने रहता है तो ये जगह कौन सी होती है? उष्ण कटिबंध कहलाती है। कैसे कहलाती है? उष्ण कटिबंध। तो ऊपर जब हम पहुंचेंगे, जब यहाँ ऊपर पहुंचते हैं तो ये जो बीच में आती है वो कौन सी होती है? शीतोष्ण। कौन सी होती है? शीतोष्ण कटिबंध होती है। और ऊपर जो पहुंचते हैं ये बताते जो आता है, जो कि कितने पर? 66.5 डिग्री पर होता है। इसको कहते हैं उपोष्ण। इसको बोलते हैं 66.5, इसको बोला जाता है शीतोष्ण। और ऊपर, इससे ऊपर जो आता है वो इसको बोला जाता है आर्कटिक। आर्कटिक व्रत कहा जाता है। ठीक है, या रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद ऊपर जो आता है वो कौन सा आता है? शीत कटिबंध। क्या कहा जाता है इसको? शीत कटिबंध कहा जाता है। अब शीत कटिबंध कहा जाता है, और इसके बीच में ऐसा ही इसके नीचे होता है, ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ऐसा ही दक्षिण गोलार्ध में होता है।
तो ये तो था अक्षांशों के बारे में। एक चीज होता है अक्षांशों के जो बीच की जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है वो कितनी होती है, वो मैं पहले भी बताया था 111.13। किसी में 111 पॉइंट है और किसी में 111 किलोमीटर है। ठीक है, बीच के भाग को क्या कहते हैं, कटिबंध कहा जाता है। आगे हम देखते हैं थोड़ा देशांतरों के बारे में, जिसमें हम बेसिक से चलेंगे तभी आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझ में आएगी, वरना नहीं आने वाली। आगे है हमारा देशांतर। देखो ऐसा था कि जब हम कोई भी जगह पर ट्रेवल करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक चीज देखते हैं कि एक जगह पर कुछ स्थानों पर रेखाओं का डिवाइड किया गया है, यानी कि उन समय का निर्धारित किया गया है। तो किसी जगह पर कोई समय, किसी जगह पर कोई समय। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी जो है क्या है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। घूर्णन करती है, तो घूर्णन जब करती है वो कितने टाइम में करती है, 24 घंटे में करती है। कितने में करती है, 24 घंटे में करती है और अपने 360 अंश पे घूमती है। 24 घंटे में कितना घूमती है, वो 360 अंश पे घूमती है। अगर 360 अंश का देखा जाए तो 360 अंश डिवाइड बाई 24 तो कितना आएगा भाई, 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। और जो बराबर होगा किसके, 1 घंटे के बराबर होगा। 15 डिग्री का कितना होगा, 1 घंटे के बराबर होता है। तो एक अंश कितने के बराबर होगा, 4 मिनट के बराबर होगा। एक अंश कितने बराबर होगा, 4 मिनट के बराबर होगा। यदि इसको दूसरे तरीके से भी अगर देख सकते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 का, तो 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1440 मिनट का हो जाएगा। तो 1440 मिनट को डिवाइड कर दो 360 से, तो कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। तो एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं इसकी गणना करने के लिए, किसकी, पृथ्वी के घूर्णन की गणना करने के लिए। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि देशांतर है क्या चीज। जो जब पृथ्वी घूमती है तो अपनी स्थिति के अनुसार घूमती है। कैसे घूमती है, अपनी स्थिति के अनुसार घूमती है। तो वो स्थिति क्या है कि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस तरीके से है। तो जब हम इसको देखेंगे तो पृथ्वी ऐसे डिवाइडेड है, ऐसे डिवाइडेड है। तो अब बात आती है रोटेशन की, इसके घूर्णन की। किसकी बात आती है, घूर्णन की। तो इससे पहले हम क्या बात कर चुके हैं, इसके अक्षांशों के बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें एक रेखा है जो है 0 डिग्री है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। किसमें बांटती है, 2 भागों में बांटती है। भूभाग अब उत्तरी और दक्षिणी ना होकर क्या है, पूर्वी गोलार्ध। क्या है, पूर्वी गोलार्ध। और इधर क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। तो 2 भाग में बांटती है। तो ये जो पार्ट है, अगर हम इसको यहाँ पे ना देख के यहाँ देखते हैं, यहाँ देखें तो ये है हमारी 0 डिग्री। क्या है, ये 0 डिग्री है। और इसका अगर हम एक इसके अपोजिट अगर हम देखें तो वो कौन सी है, 180 डिग्री है। कौन सी है, 180 डिग्री है। तो इसको हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं तभी ये समझ में आपके आएगा। तो ये हमारे क्या है, अक्षांश है। ये क्या है, अक्षांश है। इस तरीके ये हमारे अक्षांश है। तो इनसे क्या है, एक रेखा निर्धारित की गई है, वो है 0 डिग्री रेखा, जिसे क्या कहा गया है, ग्रीनविच रेखा कहा गया है।
क्या कहा गया है, ग्रीनविच रेखा कहा गया है। अब इसके बारे में भी हम देखेंगे, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये बात है 16वीं शताब्दी की, कब की है, 16वीं शताब्दी की। तो 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि एक यात्री था मेगलन, क्या नाम था उसका, मेगलन नाम का यात्री था, ठीक है, मेगलन यात्री था। और ये यात्री कहाँ का था, ये पुर्तगाली यात्री था, कहाँ का था, पुर्तगाली। अब ये पुर्तगाली जो यात्री था, ये अपने चालक दल के साथ, किसके साथ, चालक दल के साथ समुद्र यात्रा कर रहा था, चालक दल के साथ क्या कर रहा था, समुद्र यात्रा कर रहा था, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो पूरब की ओर जाने पर उन्होंने क्या देखा, ये गया पूरब की ओर, किधर गया, यानी कि कहाँ गया हुआ, ये इधर की साइड गया हुआ, पूरब की तरफ जाने पर इसने क्या किया, इसने एक दिन को खो दिया था, एक दिन खो दिया था, पूरब की तरफ जाने पर क्या किया, एक दिन खो दिया था। तो ये सब चीजें घटना घटित हुई भूतकाल में। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये तिथियां और अंतर्राष्ट्रीय चीजें निर्धारित की गई। अब इन चीजों को देखते हुए हमने क्या देखा कि ये जो रेखा है हमारी, कौन सी, 0 डिग्री, जिसे हम मानक रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, वो क्या है, कहाँ से होके गुजरती है, एक लंदन की जगह है, कौन सी है, लंदन जगह है। और लंदन कहाँ पर है भाई, इंग्लैंड पर है, लंदन कहाँ है, इंग्लैंड पर है। तो जब लंदन कहाँ है, इंग्लैंड पर है, और ये एक प्रयोगशाला है, यहाँ पे क्या है, एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला से होकर गुजरती है। यहाँ पे क्या है, एक प्रयोगशाला है, मान लीजिए एक प्रयोगशाला ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है। बाकी की जो रेखा है वो बाद में यहाँ से अलग अलग होती चली जाती है। अब वो ये हम बताएंगे कैसे होती है, तो वो किस तरीके से, इस तरीके से अलग होती चली जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर कहा जाता है, इनको मिला जाता है देशांतर। तो बात क्या है कि ऐसे ही कोई चीज नहीं होती, तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ ना कुछ कारण होता है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी होगी कि 0 डिग्री बना दी है। तो उसके पीछे एक कारण क्या था कि 1675 की बात, कब की बात है, 1675 ईस्वी की बात है, ठीक है। यूरोपियन जो कंट्रियां थी, कौन सी, यूरोपियन कंट्रियों में क्या हो रहा था, इनमें हो रहा था पुनर्जागरण, यानी कि अंधविश्वास खत्म हो रहा था, अंधविश्वास खत्म हो रहा था और विज्ञानवाद उत्पन्न हो रहा था, विज्ञानवाद उत्पन्न हो रहा था। उस विज्ञानवाद से क्या हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, पुनर्जागरण, यानी कि इन्होंने अंधविश्वास को त्यागा, विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया, तो क्या हुआ, पुनर्जागरण हो रहा था। और उस पुनर्जागरण से क्या हुआ कि एक ब्रिटिश शासन था, क्या था, ब्रिटिश शासन। उस ब्रिटिश शासन ने क्या किया, तो उस टाइम पे ये बहुत आगे बढ़ गए थे, क्या थे, अपने व्यापार के मार्ग में अपनी चरम सीमा पर थे। ब्रिटिश शासन क्या करता था, व्यापार करता था, और व्यापार करने पर क्या था, ये उपनिवेश बढ़ा रहा था, अपने उपनिवेश, क्या करता था, उपनिवेश, उपनिवेश बढ़ाने का मतलब होता है कॉलोनी बसाना। ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के लिए कभी सूरज अस्त नहीं होता था, अस्त नहीं होता था। तो क्या हुआ, इसी टाइम पे एक किंग थे, उनका नाम था चार्ल्स सेकंड, क्या नाम था उनका, चार्ल्स सेकंड। वही चार्ल्स सेकंड ने क्या किया,
चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, एक लेबोरेटरी खोली। कौन सी लेबोरेटरी खोली? एक लेबोरेटरी खोली। उस लेबोरेटरी का नाम था रॉयल ऑब्जर्वेटरी। रॉयल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की। अब इस रॉयल ऑब्जर्वेटरी में क्या होगा? रॉयल ऑब्जर्वेटरी एक प्रयोगशाला थी, उसकी स्थापना की है ना। अब इसकी स्थापना क्यों की? क्योंकि चार्ल्स जो थे वो नक्षत्र यानी कि खगोलीय विज्ञान में रुचि रखते थे। क्या थे? खगोलीय विज्ञान में रुचि रखते थे। तो इन्होंने जो जगह निर्धारित की वो लंदन के पास एक जगह थी, वो थी ग्रीनविच। कौन सी? ग्रीनविच। और उसको निर्धारित करने का कारण क्या था? यहाँ से जो मौसम था वो मौसम साफ दिखता था। कैसा था? मौसम साफ दिखता था। अब मौसम साफ दिखता था तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इस स्थान को चुना। अब अंग्रेज उस टाइम पे क्या थे? बहुत पावरफुल थे। क्या थे? पावरफुल थे मतलब ताकतवर थे। ताकतवर थे कौन? अंग्रेज। जब अंग्रेज ताकतवर थे तो इन्होंने क्या किया कि पूरे विश्व में अपने अपने उपनिवेश निर्धारित किए। और इनको व्यापार करने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि क्या है कि जब ये किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो वहां पे सुबह हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रात हो रही है। तो इस तरीके की इनमें क्या होता था, बहुत दिक्कत आती थी टाइम को लेकर। तो इन्होंने क्या किया, एक रेखा को अपना एक आधार माना। क्या माना? एक रेखा को आधार माना। आधार मानकर उस रेखा को खींचा गया। कहाँ से? 0 डिग्री से। कहाँ से खींचा गया? 0 डिग्री से। और वो रेखा कहाँ पे बनी? वो बनी ग्रीनविच में। कहाँ बनी? ग्रीनविच में बनी। इसीलिए इसको मानक रेखा कहा जाता है। क्योंकि 1675 के बाद क्या हुआ, एक और सन आई 1870। 1870 में क्या हुआ, ये और मजबूती पर थे। 1870 के बाद 1884 में इस पर क्या मोहर लगा दी गई और इसको 0 डिग्री मान लिया गया। ठीक है, तो ये तो थी 0 डिग्री की कहानी, यानी ग्रीनविच की कहानी। अब अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा क्या है? वो है इसके अपोजिट। मान के चलिए अगर मैं इसको खोल देता हूँ पृथ्वी को, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। क्या होगी? इस तरीके से होगी। इस तरीके से होगी। तो जब इस तरीके से होगी तो यहाँ पर 180 डिग्री वेस्ट और यहाँ क्या होगा, 180 डिग्री पूर्व होगा। और बीच में क्या होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होगा? हमारा ग्रीनविच होगा। ग्रीनविच रेखा, जिसे प्रधान यामोत्तर भी कहा गया। क्या कहा गया? प्रधान यामोत्तर। ठीक है, तो अब मान के चलिए यहाँ पर सूर्य, यहाँ क्या? सूर्य है हमारा। ये हम टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सन। अब सूर्य क्या है? पृथ्वी कैसे घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है हमारी। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से क्या है? पूरब घूम रही है। अब देखिए, दिमाग थोड़ा स्थिर रखिएगा। पृथ्वी घूम रही है, ना कि सन घूम रहा है। मगर हमको क्या लगता है कि सन आता हुआ प्रतीत होता है। सन क्या होता है? आता हुआ प्रतीत होता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 घंटा है, यहाँ बज रहे हैं कितने? 5 बज रहे हैं सुबह के। सुबह के कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटा हम इधर बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है? टाइम क्या प्लस हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है भाई। यहाँ क्या हो रहा है? टाइम प्लस हो रहा है। और यहाँ जब 5 बज रहे हैं तो धीमे धीमे करके कि यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ 12 बजेंगे। यहाँ क्या होगा? 12 बजेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टाइम होगा वो कितना होगा? 165 डिग्री होगा। 15 डिग्री पर कम हो जाएगा। तो 15 डिग्री पर कितना होता है? 1 आवर हो जाता है। तो 1 आवर और कम करेंगे तो 150 हो जाएगा। ऐसे ऐसे कम होते होते जब हम 0 पे पहुंचेंगे, जब हम कहाँ पहुंचेंगे? 0 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ जो गैप आएगा वो कितने का आएगा? वो आएगा हमारा 12 घंटे का आएगा। कितने का आएगा? 12 घंटे का आएगा।
और 0 डिग्री से और अगर हम इधर बढ़ते हैं तो वो भी गैप कितना आएगा, वो भी 12 घंटे का आएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है 180 देशांतर रेखा से पूर्व की ओर, 180 देशांतर रेखा से पूर्व की ओर बढ़ने पर एक दिन को क्या कर दिया जाता है, एक दिन को घटाना पड़ता है, एक दिन को घटाना पड़ता है। और पश्चिम की तरफ अगर बढ़ने पर, ये पूरब है, तो एक दिन को क्या करना पड़ता है, एक दिन को बढ़ाना पड़ता है, एक दिन को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान के चलिए अब सूर्य यहाँ पर है, सूर्य कहाँ है, यहाँ पर है। इसको एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये सूर्य यहाँ पर है, तो ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारा बीच का पार्ट। तो हमारे जो देशांतर है वो कुछ इस तरीके से है, किस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर ये अगर 0 डिग्री पर है, ये मान चलिए ये जो ये लाइन है ना, ये कौन सी है, ये 0 डिग्री लाइन है। ये कौन सी लाइन है, 0 डिग्री लाइन है। तो इसके अपोजिट वाली जो लाइन होगी वो कितने पर होगी, 180 पर होगी। और सूर्य क्या है, यहाँ पर है, सूर्य क्या है, यहाँ पर है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो पृथ्वी जब ऐसे रोटेट की तरफ, इधर की तरफ घूमेगी, यानी कि कैसे घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी। तो वो कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो जब वो इधर की तरफ रोटेट करेगी तो कितना घट रही है, यहाँ पे जो बीच का जो गैप है वो कितना है, 15 डिग्री है। वैसे घटेगी तो एक अंश पर, मगर मैं 1 घंटे का लेके चल रहा हूँ, तो वो कितना घटेगी, 15 डिग्री पर। तो जब 15 डिग्री घटेगी तो कितने का अंतर आएगा, 1 घंटे का अंतर आएगा। तो पृथ्वी और घूमी, फिर क्या हुआ, फिर और घूमी। तो जब मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है और वो यहाँ पर क्या है, सोमवार के दिन पर। कब है, ये सोमवार के दिन पर है। तो जब ये सोमवार के दिन पर है तो जस्ट इसके पीछे कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। जस्ट इसके पीछे क्या होगा, रविवार होगा। यानी रविवार से हम कहाँ आए, सोमवार पर ये तो आए। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ से तुरंत इधर चला जाता है तो उसको क्या है, एक दिन का यानी पश्चिम का एक दिन क्या करना पड़ेगा, एक दिन उसको बढ़ाना पड़ेगा। मान के चलिए किसी व्यक्ति का जन्मदिन जो है सोमवार के दिन, तो वो क्या करता है कि 30 किलोमीटर के दायरे पर वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या होगा, तो वो जब वो ट्रांसफर हो जाएगा वापस वो क्या करेगा, एक दिन का उसको फायदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी और दोबारा उस चक्कर पे आएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे का टाइम लगेगा। क्योंकि कोई जैसे ये सूर्य ये यहाँ से इसके सामने है, तो जब ये घूम जाएगा, क्या होगा, जब ये घूम जाएगा तो ये कितने टाइम बाद आएगा, 24 घंटे बाद ही तो आएगा। तो तभी हम क्या कहते हैं कि एक दिन घटाना पड़ता है पूरब की तरफ जाने पर, और पश्चिम की तरफ क्या होता है, एक दिन बढ़ाना पड़ता है। तो ये तो था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और मानक रेखा के बारे में। तो इसको जो बोला जाता है, इसको अंतरराष्ट्रीय IDL अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, और इसको बोला जाता है प्रधान यामुत्तर यानी ग्रीनविच मानक रेखा कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा और लिख लेंगे हम, इसके बारे में हम लिख लेते हैं। देखो 1884 में प्राइम मेरिडियन, इसको इंग्लिश में ही लिख दो क्योंकि फिर ये बाद में दिक्कत देगा। प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को नाम दे दिया गया। ठीक है, जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच होकर गुजरती है। ये कहाँ से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है। अभी हम इसका मैप भी बनाएंगे तब बताएंगे कि ये कहाँ से होकर गुजरती है। तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अच्छा, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। इसको इसलिए
ऐसा करते हैं क्योंकि ये दो कैलेंडरों की तिथियों को अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो कैलेंडर को क्या करती है, दो कैलेंडरों की तिथियों को अलग करती है, तिथियों को अलग करती है ना, दो कैलेंडरों की तिथियों को अलग कर रही है। अब क्या है, इस रेखा के पूर्व में क्रॉस करने पर, इस रेखा के पूर्व में क्रॉस करने पर एक दिन क्या करते हैं, एक दिन क्या करते हैं, पूर्व में क्रॉस करने पर एक दिन कम कर देते हैं, एक दिन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और इधर पश्चिम में बढ़ देते हैं, एक दिन क्या कर देते हैं, एक दिन बढ़ाते हैं। ठीक है, 180 डिग्री पर। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह रेखा किसी भी देश को क्रॉस नहीं करती, यह रेखा किसी भी, यानी इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी देश को क्रॉस यानी कि काटती नहीं है। ठीक है, अब ये इस तरीके से है कि मान के चलिए कि इसको जैसे इंग्लैंड वगैरह से सबसे बचा के इसको अलग किया गया है, क्योंकि अगर ये समस्या आती है तो बाद में क्या होगा कि ये कैसे हो गया, कहाँ से इसका समय का निर्धारण हो गया, वो सब एक फिक्स तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी जगह से निकलती है वो हम देखेंगे। अगर एक क्वेश्चन ये आता है, ये साइबेरिया से, क्योंकि वहीं से निकलती है, साइबेरिया, रूस और यूएसए को और अलास्का के बीच से होकर निकलती है। साइबेरिया और अलास्का की उस जगह क्या है, 75 डिग्री है। कितना है वो, 75 डिग्री अक्षांश है। कौन सा है, 75 अक्षांश। 75 अक्षांश पर क्या है, इस रेखा को पूर्व की ओर मोड़ा गया है। इस रेखा को क्या किया गया, पूर्व की ओर मोड़ा गया है। ठीक है, पूर्व की ओर मोड़ा गया है। ठीक है, और क्या है, 0 से 180 देशांतर रेखाएं, कुल कितनी रेखाएं, 360 रेखाएं। 0 डिग्री से 180 तक जो देशांतर रेखा है वो कितनी है, 360 डिग्री, 360 रेखा डिग्री भी कह दो या रेखा, 360 रेखा है। अब 360 और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, अब बात करते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या करती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये तो हो गया अक्षांशों के बारे में, और ये हो गया 0 से देशांतरों के बारे में। अगर प्रधान यामोत्तर की बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर है, तो ये इसको बोला जाता है प्रधान यामोत्तर। क्या बोला जाता है, प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये ग्रीनविच प्रयोगशाला है, यहाँ पर वो उसी से ही होकर गुजरती। ग्रीनविच प्रयोगशाला, कौन सी, ग्रीनविच प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है, लंदन में। ठीक है, देश के टाइम अंतर को बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। किसको, 180 है। देश के टाइम अंतर को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये तो था
ग्रीनविच और अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में। और बाकी का जो हमने बताया है पहले भी अक्षांशों के बारे में, उसके आगे का ये टॉपिक है। आपको अगर इसको और अच्छे से समझना है तो आपको पहले देशांतर और अक्षांश के बारे में अच्छे से समझना होगा। एक चीज और लिख लो विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है? 40,075 कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। और कर्क और मकर की लंबाई कितनी है? वो है 36,788 किलोमीटर। 36,788 किलोमीटर। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी इक्वेटर है, इसकी लंबाई कितनी है? ये है। और ये हमारी कर्क और मकर है, इसकी लंबाई है हमारी 36,788। ये बराबर क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? 23.5 डिग्री पर है। ये भी 23.5 डिग्री पर है। तो ये जो सर्कल होगा वो सर्कल कैसा होगा? एक जैसे होंगे। क्या होंगे? एक जैसे वृत्त होंगे। इसीलिए इसकी इन दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। और आगे हम बात करेंगे किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजारा गया है। इसमें हम देखते हैं इस डायग्राम में, तो इधर पश्चिमी की तरफ कौन सा देश है? अलास्का है। और इधर पूरब की देश तरफ कौन सा है? साइबेरिया है। तो इसको प्रशांत महासागर के बीचों बीच से क्या है? गुजारा गया है। इधर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बेरिंग सागर है। और यह रेखा इस जगह पर पूरब तरफ मुड़ती है। कहाँ पे मुड़ती है? पूरब की तरफ मुड़ती है। फिर से एक थोड़ा सा टर्न लेती है और फिर सीधे चलती है। यह रेखा क्या है? 4 जगह मुड़ती है। तो क्या लिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अपने मार्ग में कितनी जगह पर मुड़ती है? 4 जगह मुड़ती है। क्योंकि ये बिल्कुल भी सीधी नहीं है। क्या है? बिल्कुल भी सीधी नहीं। बिल्कुल भी सीधी नहीं है। इसको अपनी स्थान पर कितनी जगह पर मोड़ा गया है? इसको अपने स्थान पर 4 जगहों पर मोड़ा गया है। तो इस जगह कौन कौन से वो 4 जगह हैं? वो जगह कौन सी है? पहला तो हम देखते हैं, पहला है रूस। देखो पहला है रूस। इधर साइबेरिया की तरफ कौन सा है? रूस है। ठीक है। और उसी के थोड़ा सामने क्या है? अलास्का है। क्या है? अलास्का। ठीक है। पहले ये क्या था? थोड़ा सा बता देते हैं यूएस, अलास्का और रूस के बारे में। अलास्का क्या है? पहले एक पार्ट किसका था? रूस का ही एक पार्ट था। मगर उस टाइम पे क्या हो रहा था? 1867 की बात है। क्या है? 1867। तो इसका मुद्दा चढ़ा के इसको देने के लिए, अलास्का को अमेरिका को देने के लिए। तो अमेरिका को देने के लिए मुद्दा इसलिए चढ़ा था, ऐसा क्या मजबूरी बन गई कि इतना अच्छा मतलब पूरा ग्लेशियर्स और विभिन्न टुंड्रा प्रदेश, क्या है? टुंड्रा प्रदेश में आता है। टुंड्रा प्रदेश क्षेत्र में आने के बावजूद और विविध प्रकार की वनस्पतियों से भरपूर इस क्षेत्र को रूस ने यूएस को दे दिया। उसका कारण ये था कि इस जगह पर रूस के लोग नहीं पहुंच पा रहे थे और संसाधन भी कम थे। जब यहाँ पे कोई लोग नहीं होगा तो संसाधन पहुंच पाना मुश्किल हो जाता। तो बहुत सारे कारण थे इसके पीछे। और 1966 में 1900 के लगभग 19 के बाद फिर इसको क्या है? यूएस को इसको बेच दिया गया। ठीक है। ये क्या है? यहाँ से 180 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से गुजरती है बेरिंग सागर से होते हुए। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सूर्य। यहाँ पे क्या है? सूर्य। तो सूर्य जब अगर पूरब की तरफ बढ़ रहा है तो क्या है? कोई व्यक्ति यहाँ से सोमवार से क्या होगा? रविवार की तरफ आ गया। ऐसा इसको इसलिए किया गया क्योंकि क्या हो
तिथियों का निर्धारण अच्छे से हो सके, तिथियों का निर्धारण अच्छे से हो सके। तो जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक दिन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक दिन क्या करना पड़ता है, एक दिन कम करना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज और देख लीजिए, जो देशांतर होते हैं उनके बीच की दूरी को बोला जाता है गोरे। क्या बोला जाता है, गोरे बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं गोरे, गोरे कहा जाता है। तो ये कहाँ से मुड़ रही है, रूस, अलास्का और न्यूजीलैंड। कहाँ से, न्यूजीलैंड से भी मुड़ रही है। देखो ये यहाँ पर क्या है, न्यूजीलैंड है, तो यहाँ से भी क्या, यहाँ से थोड़ा इधर गई है पश्चिम की तरफ, थोड़ा सीधा चलिए, फिर पूरब की तरफ, फिर न्यूजीलैंड की तरफ आई है। न्यूजीलैंड, फिजी, और कौन सा है, फिजी है, फिजी है, और अल्सुयन, अल्सुयन जो आयरलैंड है उससे भी है। कौन सा है, अल्सियन या अल्सुअन, कुछ भी कह लो, अल्सुअन कह लो या अल्सियन कह लो, अल्सुअन आइलैंड से भी ये मूर्ति है। ये चार जगहों से क्या है, मोड़ी जाती है, और ये कहाँ से होकर निकलती है, 1 2 3 4, और ये एक आयरलैंड से भी होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जो थी उस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति वह कहाँ से होके गुजरती है। इसके ऊपर क्या है, आर्कटिक महासागर है, नीचे क्या है, अंटार्कटिक महासागर है। तो हमने जाना कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में कैसे दिन और रातों का क्या उलटफेर होता है, कैसे तिथियों का उलटफेर होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा पर पाए जाने वाले देशों के बारे में, विश्व की प्रमुख रेखाओं पर आने वाले देशों के बारे में। पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा जो है 23.5 अक्षांश पर क्या है, एक सर्कल के रूप में, एक वृत्त के रूप में ड्रॉ की गई है पृथ्वी पर, एक काल्पनिक रेखा के रूप में। तो पहले जब हम बात करते हैं तो हम बढ़ते हैं मैक्सिको, जो कि उत्तरी अमेरिका में आता है। कर्क रेखा की हम बात कर रहे हैं, जितने भी ये आपको गुलाबी कलर में यानी पिंक कलर में दिख रहे हैं, ये सब वो देश हैं जो कर्क रेखा पर आते हैं। इन देशों को पढ़ने से परीक्षा में ये महत्व आता है कि कौन कौन से देश कर्क रेखा पर आते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। और उनकी सीरीज को भी डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। सीरीज बोले तो कि कौन सा देश पहले आता है, कौन सा देश बाद में आता है। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से महाद्वीप में किस रेखा पर कौन सा देश उपस्थित है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे मैक्सिको की। ठीक है, मैक्सिको के बाद आता है बाहामास। कौन सा आता है, बाहामास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं पश्चिमी सहारा। किसको देखते हैं, पश्चिमी सहारा को देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मूरिटानिया को। किसको, मूरिटानिया। फिर नेक्स्ट है माली। उसके बाद जो देश आता है उसका नाम है अल्जीरिया। क्या है, अल्जीरिया। अभी हम कर्क रेखा पर ही बढ़ रहे हैं। अल्जीरिया के बाद हम बढ़ रहे हैं नाइजर। कौन सा है, नाइजर। और नाइजर के बाद जो देश आता है वो है लीबिया। कौन सा है, लीबिया। लीबिया के बाद जब हम देश पे बात करते हैं वो है चाड। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्र की। ठीक है, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें दिखाई देता है कर्क रेखा पर ही सऊदी अरब। कौन सा है, सऊदी अरब। फिर नेक्स्ट है यूएई। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है ओमान। इन सब को पूरा करते हुए और आगे बढ़ते हैं तो कर्क रेखा पर उपस्थिति होती है भारत की। किसकी, भारत की। फिर उसके बाद आता है बांग्लादेश, फिर आता है म्यांमार। इसके बाद थोड़ा सा जो पार्ट है वो किसका है, चीन का है, मात्र गुआम जो के उत्तर में। ठीक है, फिर बात आती है ताइवान की। ठीक है, चीन के बाद आती है ताइवान की। इसके बाद जो रेखा है नीचे दक्षिण में जब हम बढ़ेंगे तो वो रेखा है कौन सी, विषुवत। ये 3 रेखा वो रेखा है जिसमें सर्वथा ताप की जो मात्रा है वो
अधिकतम रहती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर पहला जो देश है वो है कौन सा है, एक्वाडोर। कौन सा है, एक्वाडोर। एक्वाडोर के बाद है कोलंबिया, फिर है आपका ब्राजील। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर कौन सा है, फिर से अफ्रीका महाद्वीप में साओ टोम प्रिंसिप है, इसके बाद फिर है गेबोन, फिर इसके बाद है आपका कांगो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में ही युगांडा, युगांडा के बाद आता है केनिया, केनिया के बाद आता है सोमालिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हिंद महासागर और अरब महासागर के बीच में एक आता है, वो कौन है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव। ठीक है, और थोड़ा विषुवत रेखा में बढ़ते हैं तो फिर आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आता है किरिबाती और ओशोनिया, किरिबाती और ओशोनिया। नेक्स्ट जो रेखा है वो है हमारी मकर रेखा। कौन सी है, ये है मकर रेखा। ये भी 23.5 अक्षांश पर झुकी हुई है, जो कि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्यों झुकी हुई है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 अक्षांश पर अपने अक्षांश पर घूर्णन करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण दक्षिण अमेरिका में चिली की, किसकी, चिली। फिर है हमारा अर्जेंटीना, फिर पराग्वे और ब्राजील। ठीक है, ब्राजील देखो विषुवत रेखा पर भी आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें नामीबिया। कौन सा है, नामीबिया है। फिर है आपका बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कौन सा आता है, मोजाम्बिक। और ये थोड़ा सा जो इसी से पार्ट अलग हुआ था वो है कौन है, जो अफ्रीका महाद्वीप से, वो कौन है, मेडागास्कर। और नेक्स्ट आता है जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये तो था 3 रेखाओं के बारे में, कर्क, विषुवत और मकर रेखाओं के बारे में। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं ग्रीनविच मानक रेखा के बारे में अच्छे से जाना, और हमने देखा कैसे अक्षांश और देशांतरों को पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा के रूप के माध्यम से हम किसी भी देश और प्रांत की स्थिति को भली-भांति और अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। फिर हमने देखा किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व में जाने पर समय जो है प्लस करना पड़ता है, और पश्चिम में जाने पर समय क्या करना पड़ता है, माइनस यानी घटाना पड़ता है। मगर जब इसी रेखा से पूरब की तरफ जाते हैं तो 24 घंटे क्या है, घटाने पड़ते हैं, और 24 घंटे पश्चिम में बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जीरो जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, जो ग्रीनविच मानक रेखा है, उसका नाम ग्रीनविच मानक रेखा ही क्यों रखा गया। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से समय को निर्धारित किया जाता है, और पृथ्वी किस तरीके से 360 अंश पूरा करती है 24 घंटे में, और उस समय से हमें एक अंश पर 4 मिनट मिलते हैं। और हमने इसके इतिहास के बारे में भी जाना, हमने मैगेलन को भी देखा कि किस तरीके से वो एक दल के साथ पार कर गया था पूरब की तरफ, तो उसको क्या हुआ था, एक दिन का लॉस हो गया था। तो आगे हम इसी तरीके से क्लास को जारी रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।